एपिसोड 9। रात के करीब 10 बजे काव्या अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने पति के ख्यालों में खोई हुई कुछ सोच रही थी। तभी उसके कानों में एक अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वो झट से बेड पर उठकर बैठ जाती है और खुद में कहती है, ये आवाज, ये किस तरह की गाड़ी की आवाज है। आज से पहले तो मैंने इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। इतना बोल वो जल्दी से बेड पर से उतर खिड़की के पास चली जाती है। चूंकि उसके कमरे से हवेली के बाहर का नजारा साफ साफ दिखाई देता था, इसीलिए जब वो खिड़की खोलकर नीचे देखी तो रात के अंधेरे में दो अनजान आदमी, जिसने ऊपर से नीचे तक अपने आप काले कपड़े से ढक रखा था। उसे देखते ही वो पूरे तरीके से घबरा गई और डरते हुए बोली, ये लोग तो लगता है कोई चोर है। कहीं ये लोग रक्षित जी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। नहीं नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोल वो कमरे से बिना कुछ सोचे समझे तेजी में दौड़ते हुए निकल जाती है और जब हॉल में पहुंचती है तो मेन गेट के अचानक खुलने से आओ झट से एक पाया के पीछे छिप जाती है। चूंकि हॉल का पूरा लाइट ऑफ किया हुआ था, इसी वजह से उसे कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जब वो मेन गेट से दो आदमी को अंदर आते हुए देखती है तो वो पूरी तरह खुद को तैयार कर लेती है उससे निपटने के लिए। वही टेबल पर रखे फ्लावर वाश से फूल को निकाल उसे अपने हाथ में उठा लेती है और जैसे ही वो आदमी उस पाया के सामने से क्रॉस करने वाले होते हैं, वो जोर से उसके सर पर वार कर देती है। उसका वार उस आदमी को लगते लगते बच गया, क्योंकि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि उसे कोई मारने वाला है और उसने उसकी कलाई एकदम टाइटली पकड़ ली। जैसे ही रॉकी देखता है कि उसके दोस्त पर वार हुआ है, वो तेजी से दौड़कर पूरे हॉल का लाइट ऑन कर देता है। मिस काव्या तुम। रक्षित, जो अपने सामने काव्या को खड़ा देख पूरी तरह से हैरान हो गया था। रक्षित जी, ये आप थे? मैं अभी अभी आपके सर पर मारने वाली थी। ओह सीट में भी ना। सॉरी सॉरी रक्षित जी, दरअसल मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है तो मैं उसी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने कमरे की खिड़की से देखा था, बाहर दो आदमी बहुत डरावने कपड़े पहने घर की तरफ ही देख रहे थे तो मुझे लगा। काव्या इतना बोलते बोलते रुक गई। उसे गिल्टी फील हो रही थी कि उसने अभी गलतफहमी के चक्कर में अपने ही पति को मार दिया होता। तभी रॉकी वहां पर अपना पेट पकड़ जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या काव्या, आपको लगा कि आपके पति चोर है? सच में रक्षित, तू चोर जैसा दिखता है क्या? रॉकी, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। मिस काव्या, तुम मेरे साथ कमरे में चलो। रक्षित इतना बोल काव्या का हाथ पकड़ सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। बेडरूम। काव्या को अंदर ही अंदर इस बात का बहुत बुरा पग रहा था, इसीलिए वो जब कमरे में पहुंची तो बड़े ही इनोसेंट सा चेहरा बनाते हुए बोली, रक्षित जी, मैं सच में बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। एक पल के लिए पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई कि घर के अंदर चोर घुस आया है और वो आपको नुकसान पहुंचा देगा, बस यही बात। क्या तुमने ये सोचकर मुझ पर यानी कि चोर पर वार किया कि कहीं वो मुझे नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए हैं? ये बात रक्षित के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ले आई, जिसे देख काव्या थोड़ा आश्चर्य तो जरूर हुई पर उसे अच्छा भी लग रहा था। वैसे मिस काव्या, तुमने मुझे अभी तक फ्रेंच किस करना नहीं सिखाया है। अचानक से ये शब्द काव्या के कानों को मानो बहरा कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान इतना ज्यादा गंभीर दिख रहा था अभी वो इस तरह की बात करेगा। रक्षित जी को मैं कौन सा किश करना सिखाऊं, मुझे खुद भी नहीं आता है ये सब। पर अगर इन्हें पता चला तो? नहीं नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। अब जब मैंने कह दिया है कि मुझे फ्रेंच किश आती है तो पीछे नहीं हटूंगी, जो होगा देखा जाएगा। इतनी बात मन में सोच वो बोल पड़ी, हाँ हाँ रक्षित जी, मुझे आती है ना। पर मैं ये सोच रही थी कि आपने जो अपने चेहरे पर ये मुखौटा लगाया है उसके होते हुए मैं आपको कैसे सिखाऊं। बस इसी वजह से अभी तक नहीं सिखाई। तो फिर ठीक है, अगर इस वजह से प्रॉब्लम होगी तो मैं इसे उतार दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आंखों पर लाल पट्टी बांधनी होगी। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काव्या इतना बोल अपने तकिए के नीचे से वो लाल पट्टी ले आंखों पर बांधने लगी, पर उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे अपने पति के होठों को चूमेगी। हाँ, ये बात सच था कि वो इन सब की तैयारी पहले से ही कर चुकी थी, लेकिन रक्षित के करीब आने से उसके दिल पर उसका काबू नहीं रह जाता था और वो पूरे तरीके से नर्वस हो जाती थी। तो मिस काव्या, बताओ मुझे क्या करना है? रक्षित ये बोल काव्या के जवाब का वेट करने लगा, जिसे सुन काव्या घबराते हुए बोली, रक्षित जी, आप पहले बेड पर बैठ जाइए। ये सुन रक्षित बेड पर बैठ जाता है और काव्या को सामने देखने लगता है। काव्या अपने हाथों को घबराहट में आपस में मलते हुए धीरे धीरे उसके ओर बढ़ी जा रही थी। ज्यों ज्यों उसके कदम रक्षित के करीब बढ़े जा रहे थे, उसका पूरा शरीर गर्म होता जा रहा था। फाइनली वो रक्षित के पास जा पहुंची और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ धीरे धीरे झुकने लगी।
उसके छूने से ही रक्षित के दिल में भी भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा और इस एहसास के साथ वो बस उसी में भी चला जा रहा था। काव्या किसी तरह रक्षित के होठों पर अपना होंठ रख ही देती है, जिससे रक्षित के पूरे शरीर में कर्ट सा दौड़ जाता है। लेकिन अभी वो और कुछ एहसास कर पाता उससे पहले ही काव्या झट से खड़ी हो जाती है और बात को बदलते हुए वो बोल पड़ती है, रक्षित जी आज के लिए बस इतना ही, आगे का प्रोसेस मैं आपको बढ़ में सिखाऊंगी। इतना कहा वो तेजी में उससे दूर जाने की कोशिश करने लगती है ताकि अपने दिल को शांत कर पाए, लेकिन तभी रक्षित जो पूरी तरह से अलग एहसासों में डूब गया था, वो खुद को रोक नहीं पाया और तेजी में काव्या की कलाई को पकड़ खींच लिया। काव्या की कलाई पकड़ खींचने की वजह से वो सीधे रक्षित के गोद में आ बैठ जाती है और रक्षित उसके गर्दन के पीछे होना एक हाथ डाल उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। उस पल दोनों के अंदर जो अजीब सा एहसास उत्पन्न हो रहा था वो दोनों उससे बेखबर थे। रक्षित पूरे जोश के साथ काव्या के होठों को चूमे जा रहा था। जैसे जैसे वो उसे चूम रहा था वैसे वैसे उसके अंदर की भावनाएं बढ़ती चली जा रही थी। वो नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर उस वक्त बस उसे वो सुकून दे रहा था। शुरू शुरू में तो काव्या घबरा गई, पर अगले ही पल वो रक्षित का साथ देने लगी। लेकिन कुछ ही वक्त में काव्या की सांसें फूलने लगी, जिस वजह से वो किश नहीं कर पा रही थी। ये बात नोटिस करते ही रक्षित तुरंत उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त से आजाद कर देता है और उससे पूछता है, मिस काव्या आर यू ओके, तुम ठीक तो हो ना? ये बोलते हुए टेबल पर रखे पानी का गिलास उठा वो उसे पिलाने लगता है। काव्या पानी के कुछ घूंट पीने के बाद थोड़ा शांत होती है और शर्माते हुए बस हम ही कह पाती है। ये आदमी तो पूरी तरह ही बदल गया। मतलब जिसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आज उसने मुझे आगे से किश किया, वो भी इतना पेसनेट। भगवान जी थैंक यू, आपने मेरे पति को कुछ तो रोमांटिक बनाया। काव्या अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसे रक्षित का चूमना इतना अच्छा लग रहा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। पर दूसरी तरफ रक्षित जो अपने अंदर आए इस बदलाव से बहुत कॉन्फ्यूज था। आखिर में उसे काव्या को इस तरह चूमने का मन क्यों किया? पर उसे उसके एक भी सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो जल्दी से अपना मुखौटा उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही काव्या अपने आंखों से पट्टी खोल लेती है और शीशे के सामने जा अपने अपने आप को देखते हुए मुस्कुराने लगती है। स्टडी रूम। रक्षित बेचैनी में स्टडी रूम के अंदर चला जाता है। उसे जाते हुए रॉकी देख लेता है। अरे ये क्या, आज इसे क्या हो गया है? इसके हाव भाव को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ परेशान है। ये सोच जल्दी से रॉकी स्टडी रूम की तरफ चला गया और कमरे के अंदर जाते ही वो पूछा, रक्षित क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से बेचैन क्यों लग रहे हो? रॉकी के सवाल करने पर रक्षित कुछ नहीं बोलता है, बस लैपटॉप के सामने बैठे खुद को बिजी दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन रॉकी उसके हर एक मूवमेंट को अच्छी तरह से समझ सकता था। देख दोस्त, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिमाग अभी बिल्कुल भी शांत नहीं है, तो मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ क्या बात है? क्या बताओ रॉकी तुम्हें? मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर में मेरे साथ ये हो क्या रहा है? क्या अजीब हुआ तुम्हारे साथ? कुछ बताओ तो। किस बात ने तुम जैसे इंसान को इतना बेचैन कर दिया है? रॉकी, पता नहीं, पर जब से मिस काव्या मेरे लाइफ में आई है उसके बाद से मेरे अंदर कुछ तो बदल गया है। मैं जब भी उसके पास होता हूँ मन करता है उसके करीब जाओ। मेरे जैसा आदमी जिसे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मिस काव्या के आने के बाद उसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। आखिर में ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब रॉकी अपने दोस्त की पूरी बात सुनता है तो उसकी हंसी खुद छूट जाती है और वो ना चाहते हुए भी रक्षित के सामने हंसने लगता है। यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही हल्के में लेने लगे हो मुझे। बहुत गंभीर आवाज में रक्षित बोलता है, जिसे सुनने के बाद रॉकी अपने आप की हंसी को रोकते हुए बोला, दोस्त मैं क्या करूँ, अब तुम्हारी बात ही ऐसी है जिसे सुन हंसे बिना मैं रह ही नहीं सकता। रॉकी को खुद और हंसते हुए देख रक्षित उसके तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है, अगर तुमने हंसना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई मुझे माफ कर दे, पर मैं क्या करूँ? तुम्हारी परेशानी का कारण जानकर सच में किसी को भी हंसी आ जाएगी। मतलब जिसके सीने में पत्थर था, न ही किसी चीज में इंटरेस्ट था, आज वो बोल रहा है कि उसके दिल में अपनी पत्नी के लिए फीलिंग्स आ गए हैं। अरे यार, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? क्यों? मुझे क्या हो रहा है तुम्हें पता है क्या? ऑफ कोर्स, तुम अपनी पत्नी से प्यार करने लगे हो, वो भी इतना कि शायद तुम उसे खुद से दूर जाने देने के ख्यालों से भी डरने लगे हो। समझ में आया कुछ? क्या मुझे प्यार हो गया है? पर ये बात तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? क्या तुमने इन सारी चीजों पर पीएचडी की हुई है? रक्षित को यकीन नहीं हो रहा था अपने दोस्त की बातों पर, तभी रॉकी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला,
दोस्त, ये जो मोबाइल है ना, ये सिर्फ बात करने के लिए होती है, बल्कि इससे बाकी की जानकारी भी मिलती है। तुम मुझे अपना फोन दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कहने पर रक्षित उसे अपना मोबाइल दे देता है और जल्द ही वो कहा सर्च कर एक रोमांटिक नॉवेल का चैप्टर खोल रक्षित के सामने दिखाते हुए बोलता है, भाई तुम ये नॉवेल पढ़ो, इसमें तुम्हें पता चलेगा कि रोमांस किसे कहते हैं और ये क्या होता है। एक तो पहले से ही उसका मूड इतना ज्यादा ऑफ था अपने सवालों की वजह से, ऊपर से रॉकी ने जो नॉवेल उसे पढ़ने को बोला उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने मात्र से ही उसके गुस्से का मीटर हाई हो गया। छिह, तुम मुझे इतने घटिया नॉवेल पढ़ने को बोल रहे हो, इस पढ़कर मैं सब समझ जाऊंगा, मेरा जी तो लड़ रहा है मैं तुम्हें यहीं और मार डालूं। एक पल में अपने दोस्त को इतना गुस्सा देख रॉकी थोड़ा सोचते हुए उसके हाथों से मोबाइल ले देखने लगता है और जैसे ही वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है एकदम से अपने हाथों से मुंह को दबा मन ही मन बोलता है, क्या ऊपर वाले आप मुझे हर बार इस तरह इसके सामने फंसा क्यों देते हो। इतना डार्क रोमांस, अरे मैंने तो देखा भी नहीं था और इसे पढ़ने के लिए दे दिया, अब पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेगा। रॉकी की तरफ घूरते हुए रक्षित वहां से निकल जाता है और रॉकी बस एक गहरी आह भर खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए बोलता है, आज तो बाल बाल बच गया। बेडरूम। लगभग 12 बजे के बाद जब वापस से रक्षित अपने कमरे में आता है तब तक काव्या बेड पर बड़े ही आराम से सो चुकी होती है। वो पीठ के बल सीधी सोए हुई थी, चूंकि उसने इस वक्त जीन्स और एक ढीली सी टी शर्ट पहने हुई थी और सोते वक्त उसकी वो टी शर्ट मुड़ गई थी जिस वजह से उसका गोरा कमर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही रक्षित की नजर उसके गोरे कमर की तरफ जाती है उसके कदम खुद भी खुद उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। वो आहिस्ते से बेड पर जा बैठ जाता है और अपना हाथ धीरे से उसके कमर की तरफ बढ़ाने लगता है। वो अभी उसके कमर को छूने ही वाला था कि तभी उसे रॉकी द्वारा दिए गए नॉवेल का डिस्क्रिप्शन याद आ जाता है, जिसका याद आते ही वो एकदम से अपने आप में गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को काबू में करते हुए काव्या के बगल में लेट जाता है। अगली सुबह काव्या हॉल में सोफे पर बैठे अपने पति के लिए खुद से कॉफी बना कर ले आए और उसके सामने ट्रे बढ़ाते हुए बोली, रक्षित जी आपके लिए मैंने ये स्पेशल कॉफी बनाई है, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। काव्या की मासूम आंखों में देखते हुए रक्षित उसे बस एक स्माइल ही दे सका और बोला, मिस काव्या मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, इससे मिलो, ये है नरेंद्र, आज से ये आदमी तुम्हें कराटे की ट्रेनिंग देगा। क्या ये आदमी? हाँ हाँ हाँ, काव्या की हंसी अचानक छूट पड़ी लेकिन जल्द ही वो अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, पर रक्षित जी आपको नहीं लगता है कि पहले इस आदमी को खाने की जरूरत है, मतलब कि यह कितना ज्यादा कमजोर दिख रहा है। वैसे तो काव्या ये बात धीरे से बोल रही थी पर सोफे से कुछ दूरी पर खड़ा नरेंद्र उसकी बातों को सुन लेता है और मुस्कुराते हुए काव्या के पास जा बोलता है, हेलो मिस, आप मेरे बारे में मत सोचिए, बस आप अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए, मुझे लगता है आप जल्द ही समझ जाएंगी मुझे। मुस्कुराते हुए ये बातें बोल उसने अपनी हाथ काव्या के तरफ मिलाने के इरादे से बढ़ा दिया। उसकी बातों को सुन काव्या जैसे ही उसके तरफ हाथ बढ़ाने वाली थी तभी नरेंद्र झट से अपने दोनों हाथ जोड़ नमस्ते बोल पड़ा, क्योंकि उसे उस वक्त एहसास हुआ कि उसके बॉस जो वही सोफे पर बैठे हुए थे उनकी पत्नी से हाथ मिलाने के नाम से ही गुस्से में आ गए थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गया और बोला, वो मिस थोड़ा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले थोड़ा फ्रेश होना था, तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जाकर आओ, तब तक मैं यहीं पर वेट करती हूँ। काव्या के कहने भर की देरी थी। नरेंद्र एकदम तेजी में वहां से निकल रॉकी के पास आ गया और उसे थोड़ा साइड में खींचते हुए बोला, यार रॉकी, ये हमारे ही बॉस है ना, आज तो मेरी जान जाते जाते बची है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मिस को ट्रेनिंग कैसे दूं। उनसे हाथ मिलाने के बाद से ही बॉस के आंखों में जो गुस्सा देखा मैंने वो बता नहीं सकता तुम्हें। हमारे बॉस एक लड़की के लिए इतना ज्यादा पॉजेसिव कब से हो गए, उन्हें तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हाँ हाँ नरेंद्र, अब थोड़ा शांत हो जा, मुझे ये सब पहले से ही पता है, वैसे तुम डरो मत, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा, फिलहाल तुम जाकर उन्हें ट्रेनिंग दो। इधर हॉल में काव्या और रक्षित दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छाई हुई थी। तभी रक्षित की नजर काव्या के चेहरे पर जाती है और उसे देखो जल्दी से उठकर उसके थोड़ा करीब जाकर बैठते हुए बोलता है, मिस काव्या तुम्हारे होठों के पास कुछ लगा है, 1 मिनट रुको मैं हटा देता हूँ। रक्षित ये बोल अपने हाथों को उसके होठों के करीब ले जाने लगता है, जिससे एक बार फिर से काव्या का पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो अपनी नजरें झुका बस किसी तरह उस लम्हे को जी रही होती है। रक्षित उसके होठों पर लगे हल्की उजली रुई को हटा कहता है, हो गया, वैसे ये क्या लगा था तुम्हारे होठों पर? कहाँ काव्या शर्मा रही थी और कहाँ अपने पति का सवाल सुन उसका सारा रोमांटिक इमेजिन का रायता बन गया और वो आश्चर्य से अपने सामने बैठे इंसान को देखने लगी और मन ही मन बोली,
यहाँ मेरे दिल की धड़कन को बड़ा खुद आराम से बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं कि मेरे होठों पर क्या लगा था। हे भगवान, आखिर में मैं कब इन्हें अपने करीब ला पाऊंगी। इन्हें अपने करीब लाने की कोशिश करते करते मैं ही इनसे प्यार कर बैठी हूँ और इन्हें तो कुछ फील होता नहीं, उल्टा मेरे हाथ पैर गर्म हो जाते हैं। मिस काव्या, क्या हुआ? तुम कुछ सोच रही हो क्या? नहीं, मैं भला क्या सोचूंगी। कगर छोड़िए, मुझे अभी कराटे सीखने हैं। इतना बोल थोड़ा बेरुखी दिखाते हुए काव्या सोफे पर से उठ जाती है और हॉल के बीच में जा खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर नरेंद्र भी आते हुए कहता है, तो मिस चलिए हम शुरू करते हैं। आज मैं ये चेक करूंगा कि आपने कहाँ तक ट्रेनिंग लिया है। इतना बोलने भर की देरी थी, काव्या पूरे दिल से अपना वार सामने वाले इंसान पर दागने लगी। चूंकि उसे बहुत जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि उसने कुछ देर पहले उसके बारे में जो कहा था वो कितना ज्यादा मूर्खतापूर्ण शब्द था। किसी को उसके शरीर से आंकना बिल्कुल भी गलत है। जबकि नरेंद्र अभी सिर्फ अपना बचाव कर रहा था उसके वारों से, उतने में ही काव्या हाफने भी लगी थी। क्या हुआ मिस, आप बहुत अच्छा कर रही है। अगर आप थक गई है तो कुछ देर आराम कर लीजिए। नरेंद्र को इस तरह काव्या के आसपास देख रक्षित, जो सोफे पर बैठे बस उसी को देखे जा रहा था, अंदर बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था जो उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, या फिर ये भी कहा सकते हैं कि ये जलन थी जो अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ हो रही थी उसे। रॉकी इस बात को जल्द ही समझ गया, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो तेजी में रक्षित के कान में जाकर कुछ फुसफुसाता है, जिसे सुन रक्षित थोड़ा हैरान हो बोलता है, क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे कभी झूठ बोलता हूँ जो इस बारे में बोलूंगा। रॉकी की बात सुन उसके चेहरे पर छाई ये जलन का एहसास कम हो गई और वो सोफे और से उठ हॉल की तरफ चला गया। काव्या को नहीं पता था कि उसके पीछे उसका पति खड़ा है और वो बेबाक हो बोल रही थी नरेंद्र से, नहीं सर, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और मैं इतनी जल्दी नहीं थक सकती हूँ। मुझे इतना सब तो जरूर सीखना है जिसके बाद मैं किसी को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। काव्या बहुत प्यार से नरेंद्र से बातें भी कर रही थी, तभी वो पूछी, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप जितने अच्छे दिखते हैं ना, जिससे कोई भी लड़की आपके पास आना चाहेगी, पर आप ऐसे ही किसी पर विश्वास मत कर लीजिएगा क्योंकि आजकल जमाना सही नहीं है ना। उसे लड़कियों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक गंभीर आवाज आते ही काव्या और नरेंद्र उनकी तरफ चेहरा कर देखने लगते हैं। दोनों पूरी तरह से हैरान थे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं रक्षित जी? क्योंकि नरेंद्र लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्टेड है, ये गे है। ये बात जैसे ही रक्षित ने कही, नरेंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया और वो मन ही मन गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हैं बॉस? मैं और गे? ये कब हुआ? इन्हें ये बात किसने बताई? बेचारी काव्या, जब उसे पता चला कि उसका टीचर जो सुई कराटे सिखाने आया है वो गे है, तो वो उसके कंधे पर तसल्ली भरे हाथ रखते हुए बोली, सर आप बिल्कुल भी एम्बेरेश मत होना ये सोचकर कि ये कोई गलत बात है। अब तो हमारे सरकार ने भी इसे मान्यता दे दी है और फिर हम दोनों आपके साथ हैं, आपको इसमें शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो पहले से ही नरेंद्र गुस्सा था होने की बात सुन, ऊपर से अब ये लेडी बॉस उसे सांत्वना दे रही थी, वो भी उस बात के लिए जो वो था ही नहीं। वो बस किसी तरह उनके सामने से कुछ वक्त के लिए हटना चाह रहा था और इसीलिए वो बोला, मिस आप कुछ देर आराम कर लीजिए, मैं भी पानी पी कर आता हूँ। वो ये सब बोल वहां से निकल गया और रॉकी को ढूंढते हुए उसके पास जा गुस्से से बोला, ये सब तुमने ही बॉस को बताया ना मेरे बारे में? मेंशन। नरेंद्र तेजी से रॉकी को एकांत में लेकर जाता है और पूरे गुस्से के साथ उस पर बरसते हुए बोलता है, तो हमारे बॉस को मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ तुमने बताया क्यों? आखिर में तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे शर्म आती है मिस के सामने खड़े होने में भी, वो जिस तरह से मुझे देखती है अब। नरेंद्र प्लीज यार, इसमें इतना ज्यादा रिएक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने बॉस को ये सब नहीं कहा होता तो वो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें छोड़ने वाले थे। तुमने तो उनके आंखों में उनकी पत्नी के लिए प्यार देखा ही है। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनकी पत्नी के साथ कोई और मर्द हो। हाँ तो तुम कुछ और भी बहाना बना सकते थे ना, यही क्यों? ये इसीलिए क्योंकि अब बॉस को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम उनकी पत्नी के साथ भी रहोगे तो, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने तुम्हें मिस बॉस के साथ रहने के लिए क्यों बोला है। हमारे बॉस जिस काम में है उस वजह से मिस बॉस पर भी खतरा मंडराने लगा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि उन पर कोई भी आंच आए, वरना जो पत्थर अब धीरे धीरे करके इंसान बनने लगा है उसके क्रोध का ज्वाला फिर से उसे शैतान बना देगा। रॉकी बहुत गंभीर था ये सब कहते हुए, जिस वजह से नरेंद्र कुछ नहीं बोल पाया। अगली सुबह आज काव्या को फिर से आशुतोष सर से मिलने जाना था। इस बात से ना तो काव्या ही खुश थी और ना ही रक्षित। दोनों एक दूसरे से पूरा दिन अलग रहने वाले थे, यही सोच उनके दिल में एक चुभन हो रही थी, पर दोनों इस बात को अपने अंदर ही दबा रहे थे। रक्षित जी तो फिर मैं चलती हूँ।
काव्या ए बोल हॉल में खड़े अपने पति के गाल पर हल्का सा किश कर लेती है और भारी मन के साथ हवेली से बाहर निकल जाती है। इधर दिन भर काव्या पूरे मन लगा कर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करने में लग गई थी। उसके सर ने उसे जो जो समझाया वो पूरे मन से सारा कुछ सीखती रही और दिन भर काम भी करती रही। दिन भर इतना सब कुछ करने बाद वो काफी ज्यादा थक गई थी। इसीलिए शाम में जब उसे छुट्टी मिली तो वो तेजी से एक ऑटो रिक्शा पकड़ हवेली जाने के लिए निकल गई। आज पूरे दिन वो रक्षित को एक भी बार नहीं देखी थी, इस वजह से उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो बस अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। ऑटो में बैठे हुए वो खुद में सोची, आज रक्षित जी मुझे लेने के लिए भी नहीं आए, पहले तो वो आए थे। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा और मोबाइल की घंटी की आवाज सुनते ही वो झट से अपने पर्स से मोबाइल निकाल देखने लगती है। अरे ये तो रवीना का कॉल है। हाँ रवीना, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ काव्या डार्लिंग, तुम अपना बताओ। मैं भी ठीक हूँ। पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुम नशे में हो? हाँ मैं नशे में हूँ। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अपनी दोस्त के जवाब को सुनते ही काव्या समझ गई कि आज रवीना नशे में नहीं है, क्योंकि अगर वो नशे में होती है तो वो अक्सर बोलती है कि वो नशे में नहीं है। यही सोचकर काव्या उसे अपने मन में चल रहे सवालों को बताने के बारे में सोची। ओ डियर काव्या, तू एकदम से साइलेंट मोड में क्यों चली गई? अच्छा तू पहले मुझे ये बता, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ? तुम्हारे सो कॉल्ड पति ने कुछ किया कि नहीं? वो दरअसल रवीना, मैं तुझसे इसी मैटर में बात करना चाह रही थी। हम थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्या बस थोड़ा? फिर भी कहाँ तक? क्या अभी तक उसने बेड पर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है? काव्या जब ये सब सुनती है तो वो शर्मा जाती है और उसके चेहरे लाल सेब की तरह हो जाते हैं। यार काव्या देख, मुझे अब गुस्सा आ रहा है। आखिर में तुम जैसी लड़की को वो इंसान बेड और इतने दिनों से इग्नोर कैसे कर सकता है? उसने अभी तक तुझे छुआ तक नहीं है। छे प्लीज रवीना, तू उनके बारे में ऐसे मत बोल। ऐसी बात नहीं है, पहले के मुताबिक अब वो थोड़ा तो मुझ में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तू जानती है वो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। वो हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखते हैं। मुझे हर वो काम करने की आजादी दी है जिससे मुझे खुशी मिलती है, बल्कि वो खुद उसमें मेरा साथ देते हैं। और वो हर मुसीबत से मुझे बचा लेते हैं। हाँ तो ये सब तो अलग मैटर है। मैं तुझसे जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हें अभी तक छुआ है या फिर नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो आदमी मर्द नहीं बल्कि गे है, तभी तो 2 महीने बीत जाने के बाद भी उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। रवीना जिस तरह से रक्षित के बारे में बोल रही थी उससे काव्या थोड़ा चिढ़ गई और बोली, देखो रवीना, तुम उनके बारे में ऐसे मत बोला करो। मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि वो गे नहीं है, इसीलिए तुम उनके लिए इस शब्द का यूज मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। ओह, वो आदमी तुम्हारे प्यार में गिरा है या फिर नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तुम्हारे बातों से लगता है कि तू उसके प्यार में पूरी तरीके से डूब चुकी है, तभी तो अपने उनके बारे में तू कुछ उल्टा सीधा नहीं सुन पा रही है। ऐसा नहीं है रवीना, वो तो मैं। अच्छा पहले मुझे ये कंफर्म करने दे कि तुम उससे प्यार करती हो या नहीं, फिर मैं उससे भी मिलकर कंफर्म कर ही लूंगी। तू मेरे कुछ सवालों का जवाब दे। इतना कहा रवीना पूछी, क्या तू उस आदमी के साथ रहना चाहती है? रवीना के सवालों का काव्या अभी कोई जवाब देती उससे पहले ही रवीना ने अपना अगला सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या तुम उस इंसान के साथ सहज महसूस करती हो? क्या तुम बस हमेशा उसे ही देखना चाहती हो? तुम्हारे दिमाग में क्या हर वक्त वही इंसान घूमता रहता है? सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम उसके बारे में ही सोचती रहती हो? रवीना बोलते जा रही थी और काव्या बस उसके सवालों को सुने जा रही थी और मन ही मन खुद में सोच रही थी। अगर देखा जाए तो वो जितने भी सवाल पूछ रही है उनमें से लगभग सारे सवालों का जवाब हाँ ही है, तो क्या? काव्या डार्लिंग, क्या तू फिर से अपने सपने की दुनिया में खो गई? मुझे बता, मैंने जितने सवाल किए हैं क्या तुम्हारे साथ वो सब हो रहा है? देख, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू प्यार के मामले में कितनी ज्यादा नासमझ है। आज से नहीं, जब हम एक साथ हाई स्कूल में भी पढ़ते थे तब भी तुझे देखती थी। एक भी लड़के को तूने कभी भी चांस नहीं दिया तुझसे प्यार करने का, और न ही तुझे किसी लड़के में इंटरेस्ट था। रवीना की एक एक बात काव्या सुन रही थी, पर वो इस एहसास से बहुत ज्यादा शर्मा गई थी कि उसे सच में अपने पति से प्यार हो गया। वो तो कभी ये सब सोची भी नहीं थी। तेरी चुप्पी बता रही है कि मेरे सवालों का जवाब हाँ है, तो ये तो फाइनल हो गया कि तू उसके प्यार में गिर चुकी है। अब बस मुझे ये पता करना है कि आखिर में वो किस तरह का इंसान है जिसने 2 महीने बीत जाने के बाद भी तुझे इग्नोर किया और तेरे साथ आज तक कुछ नहीं किया। तू मुझे उससे कल मिलवाएगी, समझी? पर रवीना, तू सुन तो मेरी बात, तू इस वक्त यहाँ पर नहीं है ना? तू उसकी फिक्र मत कर, क्योंकि मैं रात की फ्लाइट से मुंबई पहुंच जाऊंगी और तू कल मुझे अपने फेवरेट कैफे में, जहां हम अक्सर जाया करते थे, मिलवा रही है। मैं अब कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। चल, मैं कॉल रख रही हूँ। रवीना इतना कह कॉल कट कर देती है।
और काव्या मोबाइल को अपने सीने से लगा बड़े ही शर्मीली मुस्कान चेहरे पर लिए बस एक एक बात याद किए जा रही थी कि कैसे वो धीरे धीरे अपने पति से प्यार करने लग गई, और उसे ये सब सोच सोच बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मेंशन। रॉकी सोफे पर बैठे कब से हवेली के मेन गेट की तरफ ही देखे जा रहा था, तभी उसके दिमाग में कुछ बात आई जिसके बेस्ड वो तुरंत अपने मोबाइल से दरवाजे की तरफ का एक पिक्चर क्लिक किया और काव्या पर सेंड कर दिया। इधर काव्या जो अभी बस घर पहुंचना चाह रही थी, मोबाइल पर मैसेज की आवाज सुन ये सोची कि उसकी दोस्त ने कुछ भेजा होगा, पर वो जब व्हाट्सएप खोलती है और रॉकी द्वारा भेजे गए पिक्चर देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस पिक्चर के साथ अटैच कैप्शन पढ़ती है उसे हंसी आ जाती है। कैप्शन में लिखा हुआ था, अपनी पत्नी का इंतजार करता हुआ बेजान मूर्ति जो अब बिजुका बनने वाला है। ये पढ़ काव्या को हंसी आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे दुख भी हो रहा होता है कि उसका पति इस तरह उदास है, इसीलिए वो उसके रक्षित के मोबाइल पर एक स्टिकर सेंड करती है। इधर जैसे ही रक्षित के मोबाइल पर मैसेज आता है वो तुरंत अपने पेंट की जेब से मोबाइल निकाल देखने लगता है, और जब वो काव्या द्वारा भेजे गए उस स्टिकर को देखता है तो हड़बड़ा कर रॉकी की तरफ जा खड़ा हो जाता है। रॉकी अपने दोस्तों के इतने गंभीर चेहरे को देख थोड़ा घबरा जाता है और हड़बड़ाते हुए सोफे पर से उठ उसके पास आ पूछता है, क्या हुआ यार? काव्या ठीक है ना? पता नहीं रॉकी, उसने मुझे ये भेजा है, मुझे लगता है ये कोई कोड या इन्फॉर्मेशन है। रक्षित ये बोलते हुए रॉकी को व्हाट्सएप पर भेजे गए उस स्टिकर को दिखाने लगता है, जिसे देखते ही रॉकी अपनी नजरों को रक्षित के चेहरे पर ले जाते हुए मन ही मन चिढ़ते हुए कहता है, हे प्रभु, इस डेविल को आपने थोड़ा तो रोमांटिक होना सीखा देते, मतलब ये इसमें भी कोड और इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा है, पता नहीं मेरे दोस्त का क्या होगा। रॉकी, रॉकी तुम क्या सोचने लग गए? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि मिस काव्या क्या बताना चाह रही है? रक्षित काव्या को लेकर परेशान हो गया था, तभी रॉकी उसे समझाते हुए बोला, रक्षित तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, दरअसल तुम कभी सोशल मीडिया यूज नहीं किए हो ना, और ना ही कहीं पर अकाउंट बनाए हो, बस इसीलिए तुम्हें इस सब के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये एक स्टिकर मात्र है, जिसे अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक सैड इमोजी है। क्या तो इसका मतलब है कि मिस काव्या दुखी है? पर वो दुखी क्यों है? रक्षित अभी अपनी बातों को कंटिन्यू रख पाता उससे पहले ही एक जीआईएफ और काव्या की तरफ से आ गया, जिस पर लिखा हुआ था ये आपके लिए है, इसे टच कीजिए। और रक्षित ने जैसे ही उस जीआईएफ को टच किया उसमें एक मासूम सी दिखने वाली बिल्ली थी और लिखा हुआ था, आई मिस यू। ये पढ़ते ही रक्षित थोड़ा हैरान और अंदर ही अंदर शर्मा गया। सामने खड़े रॉकी को खुद को घूरते देखो झट से अपने मोबाइल को थोड़ा उसके आंखों से ओझल कर लेता है। वो मैसेज देखते ही रक्षित अपना मोबाइल झट से रॉकी की नजरों से ओझल करने की कोशिश करता है। अभी रॉकी उसके साथ मजाक करता उससे पहले ही उसकी नजर सामने दरवाजे पर से अंदर की ओर चली आ रही काव्या पर जा पड़ता है, लेकिन वो अपना मुंह खोलने वाला ही था कि तभी काव्या अपने हाथों से इशारा करते हुए उसे चुप रहने को बोलती है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कह पाता है। चूंकि काव्या अपने पति से दिन भर के लिए दूर थी, इसीलिए वो उसे अचानक से मिलकर सरप्राइज देना चाह रही थी, पर इससे पहले कि वो रक्षित को सरप्राइज देती रक्षित को उसके करीब होने का एहसास पहले ही हो गया। और जैसे ही उसे ये एहसास हुआ वो झट से पलट कर देखने लगता है, जिससे काव्या बीच में ही रुक जाती है। अपने पत्नी को आंखों के सामने देख रक्षित एकदम से खुश हो उठता है। उसके उदास से चेहरे पर वो चमक आ जाती है जो उसके बिना नहीं थी। वो समझ जाता है कि उसके इस बेजान सी हवेली में उसकी पत्नी एक रोशनी की तरह हो गई है, जिसके बिना पूरा घर अंधेरा में हो जाता है, यहाँ तक कि उसके अंदर भी। मैं वापस आ गई रक्षित जी, उत्साह के साथ वो बोली। तभी रक्षित तेजी से चलकर उसके पास जा खड़ा हो जाता है और पूछता है, मिस काव्या तुम ठीक हो ना? ये बिल्ली। रक्षित बोलते हुए बीच में ही रुक गया, जिसे सुन पहले तो काव्या उसके बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन अगले ही पल उसे समझ में आ गया और वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये मैसेज मैंने इसीलिए भेजा क्योंकि मैं आपको दिन भर बहुत मिस कर रही थी। इसीलिए तुम दुखी हो, तो तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे चेहरे पर से ये उदासी कैसे दूर कर सकता हूँ। काव्या जैसे ही ये बात सुनती है वो मुस्कुरा पड़ती है और बिना एक भी मिनट देरी किए बोलती है, अगर ऐसी बात है तो फिर आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए, फिर मैं खुश हो जाऊंगी। काव्या के कहने भर की देरी थी, रक्षित एकदम से उसे अपने बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे के बाहों में समा सुकून महसूस कर रहे थे। काव्या धीरे धीरे हंस रही थी और खुद में सोच रही थी कि उसे इस आदमी से इन्हीं मासूमियत की वजह से प्यार हो गया, उनके अतरंगे बातों की वजह से वो अपना दिल हार बैठी। क्या अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? हम पर मैं कुछ वक्त इसी तरह रहना चाहती हूँ रक्षित जी।
बेडरूम। रात हो चुकी थी और रोज की तरह काव्या अपने बेड पर लेटी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी। चूंकि वो दिन भर काफी थक गई थी, इसीलिए उसे नींद आ रहा था, पर उसे याद था कि उसकी दोस्त ने गंभीर हो बोला है कि वो अपने पति को लेकर कल उससे मिलने जाए, और इसीलिए वो इस मैटर में रक्षित से बात करना चाहती थी। पर यही सोचते हुए उसकी आंखें लग गई और वो गहरी नींद में डूब गई। लगभग रात के 12 बजे रक्षित कमरे के दरवाजे को आराम से खोलते हुए अंदर आता है, और जब वो काव्या को बेड पर सोए हुए देखता है तो आहिस्ते से दरवाजे को बंद कर खुद भी बेड की तरफ चला जाता है। सोते हुए काव्या और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जस्ट देख रक्षित के मन में वही अजीब सी भावनाएं उठने लगी, जिसे वो हमेशा अंदर ही दबा देता था। वो काव्या के करीब जा उसके चेहरे को बड़े ही बेसब्र हो देखने लगा, उसके गुलाबी रस भरे होठों को चुंबना चाहता था। जब भी काव्या के होठों को वह चूमता, उसके अंदर भावनाओं का सागर और भी बढ़ने लगता। इस वक्त भी वो अपनी पत्नी को बिल्कुल उसी तरह चूमना चाह रहा था, इसीलिए वो उसके होठों के करीब बढ़ने लगा, पर अगले ही पल उसने अपने आप को कंट्रोल किया और बस उसके माथे को हल्के से चूम बगल में लेट गया। अपने मुखौटे को खोल टेबल पर रख काव्या की कमर पर अपना हाथ पूरी तरह से लपेट उसे अपने करीब खींच लिया और सो गया। अगली सुबह जब काव्या अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है तो बेड पर रोज की तरह ही खुद को अकेले देख बड़े ही प्यारी सी गुड़िया की तरह अंगड़ाई लेने लगती है। लेकिन अचानक ही वो बेड पर हड़बड़ा कर उठ बैठती है और घबराते हुए बोलती है, ओह सीट, मैं रात में सो कैसे गई? मुझे रक्षित जी से बात करनी थी। अगर मैंने उन्हें रवीना से नहीं मिलवाया तो फिर रवीना आगे से मेरी कोई भी हेल्प नहीं करेगी, पर अगर वो कहीं चले गए होंगे तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। काव्या घबराते हुए तेजी में कमरे से निकलती है और सीढ़ियों से उतर रक्षित को इधर से उधर ढूंढने लग जाती है, पर उसे रक्षित कहीं भी दिखाई नहीं देता है, जिस वजह से उसके अंदर का अड़ा बढ़ता जाता है और मन मायूस हो उठता है। अभी वो स्टडी रूम की तरफ जा ही रही होती है कि तभी नरेंद्र पीछे से बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस। नरेंद्र की आवाज सुनते ही काव्या झट से उसके पास आते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग नरेंद्र, क्या आपने रक्षित जी को कहीं देखा है? बॉस, हाँ वो तो मिस्टर खन्ना के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हॉल में। क्या ट्रेनिंग? इतना कह वो तेजी में हॉल की तरफ दौड़ पड़ती है और जैसे ही वो सोफे के पास पहुंचती है एकदम से रुक जाती है। उसके पीछे नरेंद्र भी खड़ा हो जाता है। मिस, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल ये सब असल में नहीं है, वो तो बॉस बस अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। पर नरेंद्र, ये कैसी ट्रेनिंग है? ये तो बिल्कुल असली लग रही है। और फिर मिस्टर खन्ना किस तरह से रक्षित जी और हमला किए जा रहा है, उनके हाथ में बंदूक भी है। अगर रक्षित जी को कहीं चोट आ गई तो। काव्या इतनी ज्यादा अड़ गई थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी ये सब महज ट्रेनिंग चल रही है। उसे सामने दिख रहे सीन बिल्कुल फिल्मों के एक्शन सीन के जैसे लग रहे थे। उसे लग रहा था कि कोई दुश्मन उसके पति पर वार कर रहा है, और ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा डरावनी थी उसके लिए। जब उसने देखा कि मिस्टर खन्ना असल में जो रक्षित का दोस्त रॉकी था, इस वक्त नकाब पहन काव्या के लिए मिस्टर खन्ना में तब्दील हो चुका था, रक्षित के गले में अपना हाथ डाल उसे दबाते हुए उसके माथे पर बंदूक तान दी है, तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उनके बीच में दौड़ पड़ी और रक्षित को बचाने की कोशिश करते हुए मिस्टर खन्ना से बोलती है, प्लीज मिस्टर खन्ना, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। मैं आपके लिए आपकी फेवरेट खाना भी बनाऊंगी, पर प्लीज रक्षित जी को कुछ मत कीजिए। काव्या रॉकी से इस तरह से विनती कर रही थी जैसे कि वो सच में रक्षित को मारने वाला है। उस वक्त काव्या के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो अब रोने वाली है। पूरा चेहरा उसका रुआनी सा हो गया था और घबराहट की वजह से वो काफी डरी हुई भी दिख रही थी। उसका चेहरा इस तरह से देख रॉकी झट से रक्षित को छोड़ देता है और खुद कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। रक्षित जी, रक्षित जी, आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? इतना कहते हुए काव्या जोर से उसके सीने से लिपट जाती है। उस वक्त रक्षित अपनी पत्नी के दिल की धड़कन को साफ साफ सुन पा रहा था, जो घबराहट की वजह से उतनी तेज धड़कने लगी थी। मिस काव्या, प्लीज तुम घबराना बंद करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो बस एक ट्रेनिंग थी। रक्षित को बहुत ज्यादा गुस्सा आया खुद पर ये देखकर कि उसकी वजह से उसकी पत्नी इतनी दुखी है। वो कसकर अपने दोनों हाथों से उसे अपने बाहों में जकड़े रहता है तब तक जब तक कि काव्या की धड़कन कुछ नॉर्मल नहीं हो जाती है। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे में लिपटे देख रॉकी थोड़ा खांसने की एक्टिंग करने लगता है, जिससे काव्या को जल्द एहसास हो जाता है कि वह सबके सामने इस तरह से अपने पति से लिपटी हुई है और वो शर्मा कर उससे थोड़ा अलग हो जाती है। लेकिन ना जाने रक्षित का दिल अभी भी उसे खुद से दूर जाने देने का नहीं कर रहा था। वो उसे उसी तरह अपने सीने से लगाए रखना चाहता था। काव्या, आपको क्या लगा कि मैं आपके पति को सच में मारने वाला हूँ? ये बंदूक तो महज एक खिलौना है। एक मिनट। ये बोलते हुए रॉकी झट से उस बंदूक को चला देता है, जिससे उसमें से पानी के फुब्बारे निकलने लगते हैं। ये देख काव्या रक्षित की आंखों में देखते हुए पूछती है,
ये जो बोल रहे हैं वो सच है क्या रक्षित जी? हम मिस काव्या, ये सब बस ट्रेनिंग का हिस्सा था और कुछ नहीं। जब रॉकी देखता है कि अब काव्या को उसकी बातों पर यकीन नहीं रहा तो वो उदास हो जाता है और थोड़ा मजाकिया लहजे में बोलता है, वाह काव्या, अब आपको मेरे बातों पर यकीन नहीं है और अपने पति के बातों पर पूरा यकीन है। ये कहाँ से आपको सीधा दिखाई देता है? पूरा गुस्सैल आदमी है। जब रॉकी रक्षित के बारे में ये सब बोल रहा था तो काव्या झट से बोल पड़ी, हाँ मुझे आपके बातों से ज्यादा इनके बातों पर यकीन है और खबरदार जो आपने इन्हें गुस्सैल बोला, ये तो बहुत प्यारे है। काव्या जब रक्षित की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर उसे प्यारा बोली तो वहां पर मौजूद तीनों इंसान हैरानगी में डूब गया। रॉकी और नरेंद्र जो रक्षित को एक अलग ही नजरों से देख रहे थे। रक्षित को उसे शर्माने लगी, वो खुद भी हैरान था कि उसकी पत्नी उसे अभी अभी प्यारा बोली। दोस्तों आज के एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। और अगर आपको कहानी से जुड़े अपडेट जानने हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक यूट्यूब के प्रोफाइल मेंशन कर दिए है। और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी गई स्टोरी लव माई डेविल हस्बैंड।